हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज का लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग लास्ट यूनिट फार्मेसी प्रैक्टिस बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 नंबर, 5 से 7 नंबर और 10 नंबर के सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और इसी लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन याद कराने की भी कोशिश करेंगे। लेक्चर को ध्यान से पूरा देखना, कम से कम एक बार लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर भी याद हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 से लेकर के 4 तक टोटल कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं अभी भी टाइम है, जाकर के देख लीजिए। बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर है, 1 से 2 बार देखेंगे वहीं पे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक ही सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर 7 नंबर के, फिर 10 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो टेक्निक होता है उसके बारे में लिखना है। तो क्या होता है, तो जो लोगों को याद होगा लेक्चर में मैंने आप लोग को ये चार्ट बताया था टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, आप लोग इसको बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एबीसी एनालिसिस होता है मटेरियल का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होते हैं जिसको शॉर्ट वर्ड में ईक्यू बोला जाता है, ईओक्यू बोला जाता है, ठीक। वेट एनालिसिस होता है, एसडीई एनालिसिस होते हैं, एसओएस एनालिसिस होते हैं एंड इनिशिएटिव मेथड होता है, ठीक। तो इन सभी का भी फुल फॉर्म होता है, जैसे हमारे वीईडी हो गए, एसडीई हो गए, एसओएस एनालिसिस हो गए। तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अगर डिटेल आपको पता है लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में पूछा गया है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं केवल चार्ट बना के। जैसे कि वीईडी एनालिसिस क्या होता है, वीईडी का मतलब होता है विटाल, इसेंशियल, डिजायरेबल। तीनों का अलग अलग फुल फॉर्म होता है, विटाल, इसेंशियल, डिजायरेबल। और एसडीई एनालिसिस में क्या होते हैं, जैसे स्केयर आइटम्स हो गए, डिफिकल्ट आइटम्स हो गए एंड इजी आइटम्स हो गए। तो इन सभी का फुल फॉर्म होता है अलग अलग। आप लोग लेक्चर थोड़ा बहुत देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन पूछा क्या है क्या होता है, तो इसमें ये चार्ट आपको अच्छे से बना लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को शॉर्ट वर्ड में ईओक्यू भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। हाई कास्ट के होते हैं, इन्वेस्टेड ऑन द मटेरियल विद लॉन्गर प्रोक्यूरमेंट टाइम। ईओक्यू इज ए रिप्रेजेंट बाय द फार्मूला। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है इस फार्मूले को, किस फार्मूले को, ईओक्यू इक्वल टू √2as अपॉन आई। ए का मतलब जहां पर क्या होता है आप लोग लिख सकते हैं वेयर, जहां पर ए इक्वल टू क्या होता है, एनुअल यूजेज इन रुपीज। यस का मतलब होता है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट इन दी रुपीज। और आई का मतलब जान ही रहे हैं इन्वेंट्री होता है, ठीक। तो ये फार्मूला आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, अपना कॉपी जो लिए हैं उसमें आप लोग इसको लिख लेना। ये किसका फार्मूला होता है, ये कौन फार्मूला रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये फार्मूला है। इसे लिख लेना, एग्जाम में अगर पूछता है तो ये फार्मूला जरूर लिख लेना आप लोग। और जहां पर ए इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, इसे आप लोग वहां पर जरूर लिख लेना। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशनल यूजेज ऑफ ड्रग का डिफिनीशन लिखना है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है डिफिनीशन इन्वेस्टिगेशनल यूजेज ऑफ ड्रग। तो सिंपली आप लोग लिख सकते हैं इन्वेस्टिगेशनल जो होता है ड्रग, ऐसे ड्रग होते हैं या फिर ऐसे मिक्सचर होते हैं या फिर ऐसे केमिकल होते हैं विच आर नॉट रिलीज, जो कि रिलीज नहीं होते हैं एंड सर्टिफाइड होते हैं बाय दी एफडीए के द्वारा, मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, फॉर दी जनरल यूज एंड सेल फॉर दी कॉमर्शियल कंसर्न्स के द्वारा के लिए, ठीक। एंड दिस ड्रग यूजली स्टैंड दी स्टेटमेंट ऑन देयर लेबल्स। तो बस 1-2 पॉइंट अच्छे से लिख लेना। इन्वेस्टिगेशनल ऐसे ड्रग होते हैं या फिर ऐसे मिक्सचर होते हैं या फिर ऐसे केमिकल होते हैं जो कि रिलीज नहीं होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं किसके द्वारा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग, ठीक। तो इनमें से जो 1-2 पॉइंट आपको आसान लगे उसको वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो लिखने का टाइम अब तो बचा नहीं है, तो कम से कम वीडियो को रोक करके 1-2 बार पढ़ लेना तो तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है। तो ये तो आप लोग लिख ही लेंगे क्या होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, मतलब किडनी का काम क्या होता है, इनके बारे में लिखना है किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो सिंपली अगर नहीं बना के लिख पा रहे हैं तो चलिए दिखा देते हैं इनके बारे में किस तरीके से लिखना है। तो सिंपल वर्ड में आप लोग लिख सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट आर नॉर्मली परफॉर्म करता है रिनल फंक्शन से एंड दीज आर सिंपली एस्टिमेट होता है बाय यूजिंग ब्लड सैंपल एंड यूरिन एनालिसिस।
ठीक। एंड सेवरल मेडिकल कंडीशनर सच ए डायबिटीज एज वेल एज एल्डरली फंक्शन हो गए, देयर इज नीड टू एस्टिमेट मॉनिटर रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें लिख सकते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में। ठीक, सिंपल वर्ड में एक दो पॉइंट, या फिर यही नहीं लिखने को कह रहा हूँ, इसके बारे में जो और आपको पता है वो भी इसमें लिख सकते हैं, अपनी भाषा में भी बना करके लिख सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस जिसको आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ये नहीं किताब में ये लिखा गया है यही लिखेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अब बुक में भी कुछ लिखा गया है, कुछ आपको भी पता है, तो जो आपको पता है वो भी लिख सकते हैं, जो बुक में लिखा है वो भी लिख सकते हैं। ठीक, बात एक ही होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जो पता है वो भी लिखिए, जो बुक में लिखा है याद हो रहा है ठीक है, नहीं याद हो रहा है जो आपको पता है वो लिखिए। तो उसी तरीके से इसीलिए ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप लोग अपने से भी बना करके इसमें लिख सकते हैं, बस मतलब निकलना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टोर के बारे में लिखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है ड्रग स्टोर का, चलिए जानते हैं। पहले तो आप लोग लिखेंगे कुछ बातें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग स्टोर में, जैसे कि ड्रग स्टोर मैनेजमेंट जो होता है कि इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मास्यूटिकल बिजनेस में, इसीलिए इसको रिटेल फार्मेसी भी कहा जाता है। और रिटेल फार्मेसी जो होता है इसका स्ट्रक्चर अभी आप लोग को दिखा देता हूं, जिसको कॉपी में आप लोग एक बार दो बार तीन बार जितनी बार प्रैक्टिस करना हो कर लीजिए, एग्जाम में जरूर आपको वो स्ट्रक्चर बना के आना है। लेकिन अभी थोड़ा सा और बातें जान लीजिए, जिसमें कंसिस्ट होता है फाइनल एक्टिविटी एंड इट्स प्लेस। इसमें होता है आइडियल ड्रग स्टोर रिक्वायरमेंट में सबसे पहला हमारा होता है लोकेशन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग स्टोर जहाँ पे खोल रहे हैं वहाँ का लोकेशन अच्छा रहना चाहिए। लेआउट ऑफ ड्रग स्टोर, लेआउट सही से बनाना रहना चाहिए, जिससे जहाँ पे क्या चीज़ रखना है, किस जगह पर क्या चीज़ रखना है, उसका लेआउट सही रहना चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट होना चाहिए ड्रग स्टोर के लिए, ठीक, एंड अदर रिक्वायरमेंट भी रहना चाहिए ड्रग स्टोर के लिए। सिंपली आप लोग इसको बनाना चाहते हैं तो बहुत तेज़ी से बहुत स्पीड में यहाँ पे बना दिया हूँ। जैसे कि लोकेशन ऑफ ड्रग स्टोर हो गया, लेआउट ऑफ ड्रग स्टोर हो गए, लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग स्टोर हो गए, एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग स्टोर हो गए। ये होते हैं आइडियल ड्रग स्टोर रिक्वायरमेंट की। ठीक, लेकिन यहीं पर आप लोगों को एक चीज़ और हमें दिखाना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे बोला हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, स्ट्रक्चर या फिर लोकेशन लेआउट ऑफ रिटेल फार्मेसी स्टोर। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं रिटेल फार्मेसी स्टोर के बारे में। देखिए ये स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, एक दो बार अपनी कॉपी में बनाएंगे, वैसे देखने से नहीं याद होगा, प्रैक्टिस करने से ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। अगर अपने कॉपी में दो बार देख के बना लेंगे और दो बार बिना देखे बना लेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। कहाँ पे साइप्स होते हैं, कहाँ पे स्टोर रूम होते हैं, कहाँ पर एक्सपायरी गुड होते हैं, कहाँ पर विंडो डिस्प्ले होते हैं, कहाँ पर काउंटर होते हैं, कहाँ पर कंप्यूटर टेबल होता है, कहाँ पर चेयर होता है, कहाँ पर फ्रिज होता है, कहाँ से एंट्रेंस किया जाता है, कस्टमर का वेटिंग एरिया कहाँ होता है। ये सारी चीज़ें एक से दो बार अगर बिना देखे बना देंगे तो आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा। उसी तरीके से एक यहाँ पे रैक भी लगे रहते हैं। अगर कभी कभी पूछ लेता है लेआउट होलसेल का फार्मेसी स्टोर का, तो होलसेल में देखिए संख्या किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर रैक की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर भी रैक लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 3-4 रैक लगे हुए हैं, तो रैक की संख्या बढ़ा देंगे तो वो हमारा किसका लेआउट हो जाएगा, फार्मेसी स्टोर होलसेल का हो जाएगा लेआउट। ठीक, लेकिन रिटेलर में क्या होता है, देखिए रिटेलर में ज़्यादा रैक नहीं बने रहते हैं, एक दो रैक कहीं पर लगे रहते हैं। लेकिन होलसेल में क्या होता है, होलसेल में रैक की संख्या ज़्यादा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचा आप लोग को दिखा दें। और इसको दोनों को अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग क्या होता है, इसका डिफिनीशन तो देखिए कहाँ पे आप लोग को अभी तुरंत बताए हैं कि डिफिनीशन क्या होता है इन्वेस्टिगेशन वाले ड्रग में ही बताएं आप लोग को, यहीं पर तीसरे क्वेश्चन में बताए हैं इन्वेस्टिगेशन ड्रग के बारे में। लेकिन यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया है। तो क्लासिफिकेशन में इनमें 4 क्लास होते हैं, क्लास ए लिख देंगे, क्लास बी लिख देंगे, क्लास सी लिख देंगे और लास्ट में क्लास डी लिख देंगे। और चारों को बड़े बड़े कॉलम में बना करके लिखना है। और केवल क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी लिखने से काम नहीं चलेगा, इनके बारे में डिटेल भी लिखना है। तो डिटेल क्या लिखना है चलिए वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो क्लासिफिकेशन आप इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग में सबसे पहले लिखेंगे क्लास 1। ठीक, आप लोग इस तरीके से चार्ट बनाइएगा, चार्ट आप लोग को दिखा देता हूँ, चार्ट इस तरीके से बनाइएगा। ये हमारा क्लास ए हो गया, ये हो गया क्लास बी। अगर इतने में ही जगह हो जाता है फिर इसको एक लाइन नीचे लेकर आइए, फिर यहाँ पर लिखिए क्लास सी और क्लास डी, लेकिन बीच में यहाँ पर जगह छोड़ दीजिएगा इनके बारे में लिखने के लिए। ये चार्ट की तरह बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं और चार्ट में मिलता है तो नंबर ज़्यादा इंक्रीज होने की पॉइंट बनता है। तो क्लास 1 में थोड़ा सा इनके बारे में लिख देंगे, ये तो क्लास ए के बारे में हो गया। उसी तरीके से कुछ पॉइंट क्लास बी में भी लिख देंगे, क्लास सी में भी 1-2 पॉइंट लिख देंगे और लास्ट में 1-2 पॉइंट लिख देंगे क्लास डी में। जैसे कि दिस क्लास ऑफ ड्रग हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर यूजेज इन दी हॉस्पिटल आर लिस्टेड इन दी हॉस्पिटल फार्मूलेरी।
ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग इसमें क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब थोड़े से और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट ऑन हेमेटोलॉजी एंड ब्लड केमिस्ट्री। तो इसमें आप लोग को बताए थे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। जैसे कि बताए थे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में WBC होते हैं, हेमेटोक्रिस्ट होते हैं, उसके बाद इरिथ्रोसाइट होते हैं, फिर बताए थे क्या बताए थे हीमोग्लोबिन्स भी होते हैं। ये सारे जो होते हैं वो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में आते हैं। ठीक, उसी तरीके से बायोकेमिकल टेस्ट भी होते हैं जिसमें हमारा ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन होते हैं, फोलेट टेस्ट होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। अब कहाँ से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हेमेटोलॉजी में। तो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या आते हैं, हमारा सबसे पहला WBC हो गए। ठीक, दूसरा हमारा क्या होगा, हेमेटोक्रिस्ट हो गए। ठीक, तीसरा हमारा क्या हो गया, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हो गए, ESR जिसे बोलते हैं। अब इन्हें कुछ समझाना नहीं है। WBC क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं ये सब जान ही रहे हैं आप लोग। हेमेटोक्रिट में क्या होते हैं, उसके बाद इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में क्या क्या चीज़ें होते हैं, हीमोग्लोबिन क्या होते हैं। अब इनके बारे में तो अभी समझाना नहीं पड़ेगा आप लोग को कि हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, WBC क्या होते हैं, RBC क्या होते हैं। ये सारी चीज़ आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही सारी चीज़ आप लोग को इसमें लिखना है। उसी तरीके से क्या होता है हमारा ब्लड केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिकल टेस्ट भी इसे बोला जाता है। तो इसमें क्या लिखना है, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के बारे में लिखना है, फोलेट टेस्ट क्या होते हैं, HbA1c के बारे में लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इसमें इंक्लूड कर देना है। यही चीज़ आप लोग को लिखना है हेमेटोलॉजी एंड ब्लड केमिस्ट्री में। ठीक, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जो दिखा रहा हूँ हेडिंग अगर आपको देखिए सब आप लिख लेंगे, लेकिन आपको हेडिंग अगर पता रहेगा कि इसमें क्या चीज़ें लिखने हैं, वो अगर पता हो जाएगा तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इनके बारे में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हेमेटोलॉजी ब्लड केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन अगर आपको पता रहेगा कि WBC के बारे में लिखना है, हेमेटोक्रिस्ट के बारे में लिखना है, तब ना लिखेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ हेडिंग अच्छे से तैयार कर लेना। हेडिंग अगर पता रहेगा तो उनके बारे में आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर द पर्पज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टेक्निक क्या होता है वो तो दिखाई दिया हूँ, लेकिन अब हम लोग को जानना है, पर्पज भी बात करना है, एडवांटेज भी बात करना है, डिसएडवांटेज भी बात करना है, टेक्निक भी बात करना है। किसके बारे में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्पज के बारे में, पर्पज ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो पर्पज क्या होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, सबसे पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, डिमांड विदाउट डिले। ठीक, फिर क्या होता है, टू मिनिमाइज करते हैं कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री को। ठीक, कंपटीशन एंड इनटू द रिड्यूस लॉस। ठीक, लॉस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। फिर क्या करते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पर्पज होते हैं, अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस। ठीक, तो ये कुछ इनके पर्पज होते हैं। ठीक, बात करते हैं कुछ इनके एडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत ही छोटे छोटे वर्ड में लिखे गए हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 ये एडवांटेज हो गए, एंड 1 2 3 केवल 3 इनके हो गए डिसएडवांटेज। तो वीडियो को रोक करके लिख लेना। और टेक्निक की बात की जाए तो टेक्निक में आप लोग को स्टार्टिंग में ही ये बात समझाए हैं, जो लोग ध्यान से लेक्चर देखे हैं उन्हें ये बात याद होगा। तो अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके एक बार यूनिट 1 से लेकर के 5 तक का देख लीजिए। 1 से 1.5 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा यूनिट आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा ओवरव्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 1-2 बार देख लेंगे अगर लेक्चर को तो कम से कम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहीं पर लेक्चर में ही याद हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखना, ना कुछ समझ में आए तो बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।